नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय की जो हमारी सेहत और समाज से काफी गहराई से जुड़ा है। संक्रामक रोगों का अध्ययन, जिसे एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। हाँ, एपिडेमियोलॉजी। हमारे पास इस पर कुछ नोट्स और थोड़ी रिसर्च सामग्री है। जी। हमारा मकसद है इस जानकारी में से जो काम की बातें हैं उन्हें निकालना, ये समझना कि ये बीमारियां फैलती कैसे हैं और सबसे जरूरी, इन्हें रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। बिल्कुल, एक तरह से इस विषय की तह तक जाना। हाँ बिल्कुल, एपिडेमियोलॉजी की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाना। तो ये शब्द एपिडेमियोलॉजी सुनने में थोड़ा भारी सा लगता है ना? हाँ, थोड़ा टेक्निकल लगता है। पर इसका मतलब काफी सीधा है। असल में ये ग्रीक शब्दों से बना है। एपी यानी ऊपर, डेमोस यानी लोग, और लॉजी मतलब अध्ययन। हाँ, तो हुआ ना, लोगों के बीच यानी आबादी में बीमारियों का अध्ययन। बिल्कुल। और यहाँ एक चीज समझना जरूरी है, संक्रामक रोग मतलब इन्फेक्शियस डिजीजेस और महामारी रोग एपिडेमिक डिजीजेस, इनके बीच का फर्क। अच्छा, क्या फर्क है इनमें? देखिए, संक्रामक रोग वो हैं जो एक से दूसरे में फैल सकते हैं, किसी भी तरह से, सीधे छूने से या हवा से, पानी से। ठीक है। लेकिन जब कोई संक्रामक रोग अचानक किसी बड़े इलाके में, मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ अपनी चपेट में ले लेता है, तब वो महामारी यानी एपिडेमिक बन जाता है। अच्छा, मतलब स्केल का फर्क है। हाँ, स्केल और फैलने की रफ्तार का। एपिडेमियोलॉजी इन दोनों ही स्थितियों का अध्ययन करती है कि ये क्यों और कैसे होता है। समझ गया। अच्छा, तो हमारे स्रोतों में एक और दिलचस्प बात सामने आई है। संक्रमण, इन्फेक्शन, और संदूषण, कंटैमिनेशन, इसमें अंतर बताया गया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। ये दोनों सुनने में तो काफी एक जैसे लगते हैं। संक्रमण का मतलब बताया गया है कि बीमारी फैलाने वाले जो रोगाणु हैं वो शरीर के अंदर घुस गए हैं। हाँ, अंदर घुस गए हैं, अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं और बीमारी के लक्षण, सिम्टम्स पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल, वो अंदर जाकर अपना काम शुरू कर चुके हैं। जबकि संदूषण का मतलब सिर्फ इतना है कि वो रोगाणु शरीर की बाहरी सतह पर हैं। बाहरी सतह पर? जैसे त्वचा पर या कपड़ों पर, किसी खिलौने पर, मेज पर, या मान लीजिए पानी या खाने में मौजूद है। वो बस वहाँ है। अच्छा, वो शरीर के अंदर नहीं घुसे हैं, ना ही वो वहाँ बढ़ रहे हैं। तो ये फर्क क्यों महत्वपूर्ण है? ये फर्क रोकथाम के लिए बहुत मायने रखता है। सोचिए, अगर दरवाजे के हैंडल पर वायरस है तो वो संदूषण है। जब तक वो आपके हाथ से होते हुए आपके मुंह या नाक के जरिए शरीर में नहीं जाता और बढ़ने नहीं लगता, तब तक वो संक्रमण नहीं है। अच्छा, इसीलिए तो हाथ धोना या सतहों को साफ रखना इतना कारगर होता है। हम क्या कर रहे हैं? हम संदूषण को संक्रमण में बदलने से रोक रहे हैं। समझ गया। मतलब सिर्फ रोगाणु का वहां होना काफी नहीं है, उसका शरीर में घुसकर पनपना जरूरी है संक्रमण के लिए। एग्जैक्टली। तो फिर ये संक्रमण फैलता कैसे है? मतलब क्या चीजें हैं जो इसे फैलाती हैं? स्रोत बताते हैं कि इसके पीछे 3 मुख्य किरदार हैं: एजेंट, होस्ट और पर्यावरण। हाँ, इसे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल या त्रिकोण भी कहते हैं। ये एक मॉडल है समझने के लिए। अच्छा, त्रिकोण। हाँ। जैसे हैजा, कॉलरा का उदाहरण लें तो एजेंट हुआ विब्रियो कॉलेरी नाम का बैक्टीरिया, है ना? बिल्कुल, वो बैक्टीरिया एजेंट है, बीमारी पैदा करने वाला कारक। और होस्ट हुआ वो व्यक्ति जिसके शरीर में ये एजेंट घुस सकता है। कोई भी हो सकता है, बच्चा, बूढ़ा, महिला, पुरुष। हाँ, और होस्ट की अपनी स्थिति भी मायने रखती है। जैसे किसी की इम्यूनिटी कमजोर है या कोई पहले से बीमार है, तो वो ज्यादा संवेदनशील होस्ट हो सकता है। ठीक है। और तीसरा कोना है पर्यावरण। हाँ, पर्यावरण। इसमें वो सारी बाहरी चीजें आती हैं जो एजेंट को होस्ट तक पहुंचने में मदद करती हैं या रोकती हैं। जैसे हैजा के मामले में? हैजा के मामले में ये हो सकता है दूषित पानी या गंदे हाथों से बना खाना, मक्खियां या खराब साफ सफाई वाली जगह। ये सब पर्यावरण का हिस्सा हैं जो बीमारी फैला रहे हैं। तो मतलब बीमारी सिर्फ एजेंट की वजह से नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इन तीनों एजेंट, होस्ट और पर्यावरण के आपसी तालमेल या कहिए टकराव का नतीजा है। और इसीलिए बीमारी को रोकने के लिए हमें इन तीनों ही पहलुओं पर ध्यान देना होता है। सिर्फ बैक्टीरिया मारने की दवा देना काफी नहीं है। हाँ, पानी भी साफ करना होगा। बिल्कुल, पानी को साफ करना, लोगों की इम्यूनिटी बेहतर करना, साफ सफाई का ध्यान रखना, ये सब जरूरी है। तभी पूरी तरह से रोकथाम हो पाती है। ये त्रिकोण वाली बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि समस्या कितनी इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन बीमारियों को रोका कैसे जाए? हाँ, रोकथाम, प्रिवेंशन।
यहाँ स्रोत रोकथाम के 3 अलग-अलग स्तरों की बात करते हैं, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। जी, 3 स्तर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। पहला है प्राथमिक रोकथाम, प्राइमरी प्रिवेंशन। जी इसका सीधा सा मतलब है बीमारी को होने ही ना देना। हाँ, बिल्कुल, लक्षण दिखने से पहले ही रोक देना। इसमें 2 तरह के काम आते हैं। एक तो है स्वास्थ्य संवर्धन, हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन, हाँ यानी लोगों को सेहतमंद जीवन शैली के बारे में बताना, जी, जैसे संतुलित आहार लो, एक्सरसाइज करो, साफ सफाई रखो, ये जनरल चीजें हैं। बिल्कुल। ये एक तरह से सेहत की नींव मजबूत करना है। और दूसरा है विशिष्ट सुरक्षा, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ये क्या है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मतलब किसी खास बीमारी को टारगेट करना, जैसे पोलियो या खसरे से बचाने के लिए टीकाकरण, वैक्सीनेशन। अच्छा, वैक्सीन लगाना। हाँ, या फिर जैसे रतौंदी, नाइट ब्लाइंडनेस से बचाने के लिए बच्चों को विटामिन ए देना। ये सीधे सीधे उस खास बीमारी के खिलाफ एक ढाल तैयार करता है। तो ये हुई प्राथमिक रोकथाम। और प्राथमिक रोकथाम को अक्सर सबसे असरदार माना जाता है। आप सोचिए, अगर हम बीमारी को शुरू ही ना होने दें तो कितना अच्छा है। हाँ, बात तो सही है, इलाज का झंझट ही नहीं। बिल्कुल, न मरीज को परेशानी, न स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोझ। ये सच में इलाज से बेहतर बचाव है वाली बात है। लेकिन मान लीजिए किसी वजह से प्राथमिक रोकथाम काम नहीं कर पाई, बीमारी ने दस्तक दे ही दी, तब क्या? तब आता है दूसरा स्तर, माध्यमिक रोकथाम, सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है बीमारी को जितनी जल्दी हो सके पकड़ना, मतलब अर्ली डिटेक्शन, और उसका सही इलाज शुरू करना ताकि वो ज्यादा बढ़े नहीं, गंभीर ना हो। जल्दी पकड़ना और इलाज करना। हाँ, इसमें 2 मुख्य बातें हैं। पहली है शीघ्र निदान, अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस मतलब बीमारी के शुरुआती लक्षणों को पहचानना या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट के जरिए उसे जल्दी पकड़ लेना, लक्षण आने से भी पहले, कभी-कभी, जैसे ब्लड प्रेशर चेक करना या कैंसर की स्क्रीनिंग। ठीक है। और निदान के बाद फौरन आता है पर्याप्त उपचार, एडिक्वेट ट्रीटमेंट, मतलब सही दवाइयाँ, सही देखभाल देना ताकि बीमारी वहीं रुक जाए या जल्दी ठीक हो जाए। यहाँ खास बात यह है कि जल्दी पता चलने और सही इलाज मिलने से न सिर्फ मरीज की सेहत सुधरती है, बल्कि वो दूसरों में बीमारी फैलाने का जरिया भी कम समय के लिए बनता है। अच्छा, तो ये फैलाव को भी रोकता है? हाँ, ये व्यक्तिगत सेहत के साथ साथ कम्युनिटी हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है। ठीक है। और अगर मान लीजिए बीमारी बढ़ जाए और उसके कारण व्यक्ति को कोई शारीरिक या दूसरी तरह की परेशानी होने लगे जो लंबे समय तक चले, परमानेंट जैसी, ऐसी स्थिति में काम आता है तीसरा स्तर, तृतीयक रोकथाम, टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शियरी प्रिवेंशन। हाँ, ये तब लागू होता है जब बीमारी अपना असर छोड़ चुकी हो, जैसे कोई स्थायी विकलांगता आ गई हो या कोई क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम बन गई हो। तो इसका क्या लक्ष्य होता है? इसका लक्ष्य होता है कि जो नुकसान हो चुका है उसे और बढ़ने से रोका जाए और व्यक्ति को उसकी बची हुई क्षमताओं के साथ एक बेहतर प्रोडक्टिव जीवन जीने में मदद की जाए। अच्छा, इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें भी 2 मुख्य हिस्से हैं। एक है विकलांगता को सीमित करना, लिमिटिंग डिसेबिलिटी। जैसे अगर किसी को कुष्ठ रोग, लेप्रेसी हुआ है तो सही देखभाल और फिजियोथेरेपी से हाथ पैरों को और खराब होने से बचाना, या डायबिटीज के मरीज में पैरों की सही देखभाल करके गैंग्रीन जैसी गंभीर समस्या को टालना। समझ गया, मतलब जो डैमेज हो चुका है उसे कंट्रोल करना। हाँ, और दूसरा उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन। ये सिर्फ शारीरिक चीज नहीं है, इसका मकसद है व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और यहाँ तक कि आर्थिक रूप से भी जितना संभव हो सके सामान्य जीवन में वापस लाना। इसमें क्या आता है? इसमें फिजियोथेरेपी हो सकती है, किसी को दोबारा काम करने लायक बनाने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग हो सकती है, या फिर बीमारी के भावनात्मक असर से उभरने के लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी शामिल हो सकता है। ओह, तो ये काफी व्यापक है। हाँ, ये एक तरह से व्यक्ति को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने की, उसे समाज से जोड़ने की कोशिश है। तो ये 3 स्तर हुए रोकथाम के, बीमारी होने से पहले, बीमारी की शुरुआत में और बीमारी के बढ़ जाने के बाद, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। बिल्कुल। अब सवाल उठता है कि इन सिद्धांतों को असलियत में कैसे उतारा जाता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि संक्रामक रोग हवा, पानी, मिट्टी, भोजन या सीधे संपर्क से फैलते हैं। हाँ, कई तरीकों से। तो इन्हें रोकने के तरीके क्या हैं?
खासकर अस्पतालों जैसी जगहों में जहां संक्रमण का खतरा शायद ज्यादा होता है। हाँ, आपने सही कहा। अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण, जिसे हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कहते हैं, एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो वहां क्या करते हैं? स्रोत कई व्यावहारिक तरीकों का जिक्र करते हैं। सबसे पहले तो प्रशासनिक तरीके, मतलब अस्पताल में साफ नियम और प्रक्रियाएं बनाना कि संक्रमण को कैसे रोका जाए, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, स्टाफ की ट्रेनिंग वगैरह। नियम कानून, ठीक है। फिर हाथ की सफाई, हैंड हाइजीन पर बहुत ज्यादा जोर है। साबुन और पानी से सही तरीके से हाथ धोना। ये तो बहुत बेसिक लगता बेसिक है, पर यह संक्रमण रोकने का शायद सबसे कारगर तरीका है। खासकर डॉक्टर और नर्सों के लिए मरीज को छूने से पहले और बाद में, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले और बाद में। और आजकल वो सैनिटाइजर भी होते हैं? हाँ, अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी होता है, खासकर जब हाथ गंदे न दिख रहे हो या पानी साबुन तुरंत उपलब्ध न हो। अच्छा, और क्या तरीके हैं? फिर आता है विसंक्रमण, डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन। डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन। हाँ, यानी मरीज के इस्तेमाल में आई चीजें जैसे चादरें, उपकरण या कमरे की सतहों को ऐसे केमिकल्स या हीट से साफ करना जिससे रोगाणु मर जाए, ये डिसइंफेक्शन है। और स्टेरिलाइजेशन? स्टेरिलाइजेशन और भी गहरा होता है। इसमें बैक्टीरिया के स्पोर्स तक को खत्म कर दिया जाता है। ये खासकर सर्जरी के उपकरणों के लिए बहुत जरूरी है। एब्सोल्यूट जर्म फ्री। समझ गया। और अस्पताल के कर्मचारियों की भूमिका, वो तो सीधे मरीजों के संपर्क में आते हैं। उनकी भूमिका बहुत ही अहम है। वो अनजाने में एक मरीज से दूसरे तक संक्रमण फैला सकते हैं। इसीलिए आइसोलेशन या पृथक्करण की तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। आइसोलेशन मतलब मरीज को अलग रखना? हाँ, अगर कोई मरीज किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित है जो बहुत आसानी से फैल सकती है, जैसे कोई एयरबॉर्न डिजीज, तो उसे एक अलग कमरे में रखा जा सकता है। इसे सोर्स आइसोलेशन कहते हैं, मतलब संक्रमण के सोर्स को अलग करना। अच्छा। और कभी-कभी मरीज की खुद की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, जैसे कैंसर के मरीज जिनका कीमो चल रहा हो, तो उन्हें दूसरों से बचाने के लिए प्रोटेक्टिव आइसोलेशन किया जाता है। ओह, ये उल्टा है। हाँ, मरीज को बचाने के लिए। हाँ। फिर नर्सिंग स्टाफ के लिए भी खास तरीके होते हैं, जैसे बैरियर नर्सिंग। इसमें नर्सें या डॉक्टर मरीज की देखभाल करते समय ग्लव्स, गाउन, मास्क या फेस शील्ड पहनते हैं। पीपीई किट जैसा?